हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। एंड आज की इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री माइनर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550 और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाऊंगा और यहाँ से ही मोस्टली आपके पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एसओएल, एनसीवेब और डीयू रेगुलर सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्ता सिस्टम इन द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री गवर्नेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो ये जो इक्ता सिस्टम था ये बहुत ही यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम था जो दिल्ली सुल्तान जो होते थे दिल्ली के, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था मिडिवल पीरियड के अंदर। इकोनॉमिकली अगर मैं बताऊं तो इक्ता सिस्टम बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। इस सिस्टम में होता क्या है, अ लैंड वॉज असाइंड टू मिलिट्री ऑफिसर्स और नोबल्स इन ल्यू ऑफ कैश सैलरीज। इसमें होता क्या था, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे उनको राजा या सुल्तान कैश सैलरी देने की बजाय लैंड दे देता था, यानी कि जमीन का टुकड़ा दे देता था। यानी कि जो इसमें पेमेंट का मोड था वो लैंड था, ना कि पैसा या कोई कैश। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। आप अगर काम कर रहे हो राजा के लिए तो राजा आपको बदले में पैसे नहीं देगा, आपको जमीन देगा। सो ये जो लैंड ग्रांट्स होते थे इन्हीं को इक्ता कहा जाता था। जिन लोगों को ये लैंड मिलता था, ठीक है, उनको कहा जाता था इक्तेदार। ठीक है, और फिर वो यहाँ से टैक्स वगैरह भी ले सकते थे आगे। इससे क्या होता था, रूलर्स को एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम मिला। ठीक है, मतलब और इसके अलावा द इक्तेदार इन रिटर्न वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब जो इक्तेदार होते थे भाई, उनको जमीन मिल रही है, अब जमीन के बदले उनको क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था अपनी टेरिटरी में, और मिलिट्री फोर्सेस वगैरह को मतलब देखना होता था, कंट्रीब्यूट करना होता था। इक्ता सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखोगे, द असाइनमेंट ऑफ लैंड एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन फॉर मिलिट्री सर्विस क्रिएटेड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड मिलिट्री नोबिलिटी। ये जो लैंड दिया जाता था जो पैसे की बजाय, ये एक तरीके से इससे रिलेशन अच्छे हुए स्टेट और मिलिट्री के बीच में, यानी कि राजा और उसकी जो मिलिट्री थी उनके बीच में जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे हुए। इसकी वजह से जो इक्तेदार होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जो भी उनको टेरिटरी मिलती थी उसको वो और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, उनको स्टेबल बनाने के लिए, उन टेरिटरीज को उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ाने के लिए काम करते थे। इससे उनको मोटिवेशन मिलता था कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ओवरऑल सल्तनत हमारी मजबूत रहेगी। मोर ओवर, इक्तेदार जो होते थे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट। मेनली उनसे ये उम्मीद की जाती थी वो मिलिट्री सपोर्ट देंगे अपनी सेंट्रल अथॉरिटीज़ को, यानी कि सल्तनत को। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट का टाइम होगा, सुल्तान जो है वो इक्तेदार को बुलाएगा और इक्तेदार अपनी फोर्सेस को लेकर सुल्तान के साथ आ जाएंगे। सो दिस डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री स्ट्रक्चर हेल्प्ड द दिल्ली सल्तनत। इससे क्या है, दिल्ली सल्तनत को बहुत मदद मिली। उनको बाहरी कोई भी खतरा होता था तो इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा, इनकी फोर्स जो थी वो बहुत लार्ज थी और हमेशा तैयार रहती थी। समराइज करूं तो इक्ता सिस्टम बहुत ही क्रूशियल था इकोनॉमिक और मिलिट्री गवर्नेंस के लिए दिल्ली सल्तनत की, मैंने आपको बताया। और इससे एक स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिला स्टेट को, ठीक है, और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला टेरिटरीज लेवल पर, और मिलिट्री हमेशा तैयार रहती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी के बहुत ही जाने माने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सेकंड रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के दिल्ली सल्तनत में, और उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए अपने 1296 से 1316 तक। ये इनका टाइम था जब इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। पहला था, मार्केट को इन्होंने रेगुलेट किया। सो अलाउद्दीन खिलजी का एम ये था कि कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जो एसेंशियल चीज़ें होती है हमारे लिए, उसका जो प्राइस है वो कंट्रोल में रहे। खासकर जो ग्रेन्स हैं, जो हमारे ग्रेन्स वगैरह होते हैं। ही इंट्रोड्यूस द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम। उन्होंने एक मार्केट रेगुलेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसको दीवान ए रियासत कहा जाता था, टू मॉनिटर एंड फिक्स प्राइसेस, जो कि जिसका काम था प्राइजेस को देखना और उसको फिक्स करना। इससे ये था कि मार्केट में स्टेबिलिटी आए और मतलब कोई ज़्यादा वो ना करे धोखाधड़ी किसी के साथ। प्राइस कंट्रोल। दूसरा इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जाता है भाई इनका,
जो इनका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म माना जाता है वो ये था प्राइस कंट्रोल करना। सो द मोस्ट नोटेबल इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केट प्राइस और सरकारी सिस्टम। इन्होंने एक मार्केट प्राइस जारी किया कि कौन सी चीज़ जो है वो सेट है उसका प्राइस, इससे ज़्यादा कोई ले नहीं सकता, ठीक है। सो इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करे इन्होंने, इनको पता था एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करा। उन्होंने फार्मर्स को इंसेंटिव दिए और यही था कि भाई जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको अच्छा खाना मिले, स्टेबल मतलब रहे एग्रीकल्चर, इस पर इन्होंने काम किया। टैक्स रिफॉर्म्स करे। अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है अपने एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के लिए। उसने जब्त सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसका मतलब है अफिक्स रेवेन्यू असेसमेंट ऑन लैंड, लैंड से ये रेवेन्यू आता था, विच एम टू स्ट्रीमलाइन टैक्स कलेक्शन एंड एलिमिनेट करप्शन। ये सिस्टम लाने का मेन पर्पस था भ्रष्टाचार खत्म करना। सो इस सिस्टम से स्टेट को काफ़ी मदद मिली रेवेन्यू लेने में। मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत ही अच्छी मेंटेन मिलिट्री थी। उसकी मिलिट्री कैंपेन्स यही होती थी कि भाई किसी दूसरे पर जाकर हमला करो, उसकी सारी वेल्थ ले लो और उससे अपने सुल्तनत को स्टेबिलिटी दो इकोनॉमिकली। सो जो रिवेन्यू मिलता था जिस किसी पे हमला करके और जो भी खजाना लूटते थे ये फिर उससे अपने मतलब साम्राज्य में, अपने किंगडम में उसको यूज़ करता था। करेंसी रिफॉर्म्स। जो सुल्तान था ये, इसने क्या करा था, अटेम्प्टेड टू स्टेबलाइज द करेंसी बाय इशूइंग अ न्यू कॉपर कॉइन। इसने एक नया कॉपर का कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसको टंका कहा जाता था। टंका कौन लेकर आया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दिस मूव वाज इंटेंडेड टू स्टैंडर्डाइज द करेंसी एंड कंट्रोल इट्स वैल्यू। सो मेनली ये नई करेंसी लाना चाहता था ताकि ये थोड़ा सस्ता भी होता है और मतलब सोने चांदी के तुलना में। पब्लिक वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेस्ट करा बहुत सारे किले बनाने में, बहुत सारी नहर बनाने में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इसने इन्वेस्ट करा। और ये मेन चीज़ इसकी यही थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों की लिविंग कंडीशंस अच्छी हों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट मीराबाईज कंट्रीब्यूशन टू द कंटेम्प्रेरी सोशियो रिलीजियस लाइफ, वॉज शी अ कन्फॉर्मिस्ट और रेबल। सो मीराबाई एक 16th सेंचुरी की हिंदू मिस्टिक पोइटेस हैं, एक कवित्री मानी जाती हैं और बहुत बड़ा है उनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के लिए। और वो लॉर्ड कृष्णा को बहुत ज़्यादा जो है उनकी प्रार्थना करती थी। भक्ति मूवमेंट में इनका नाम आता है। मीराबाई एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर थी भक्ति मूवमेंट की। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को मतलब अगर देखोगे तो भक्ति मूवमेंट में ही था कि जो भी मतलब हमारे समाज में कुछ बुराइयां आ गई थी, धर्म में बुराइयां आ गई थी, वो उसमें रिफॉर्म्स चल रहे थे। सो मीराबाई ने रास्ता चुना भक्ति का, ठीक है। और उनके जो डिवोशनल सॉन्ग और पोयम है जिनको भजन कहा जाता है बहुत पॉपुलर थे। देखो मीराबाई ना एक बहुत बड़े परिवार से आती थी और वो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी थी। उनके घर वालों ने ना उनकी मर्जी के अगेंस्ट जाके उनकी शादी करा दी थी। तो बहुत बार उनके ससुराल वालों ने उनको जहर देने की भी कोशिश करी थी बट वो बच गई थी। और उसके बाद से ही वो बाहर इधर उधर घूमकर कविताएं गाती थी और भगवान कृष्ण को पूजती थी। और जो उनके एवन गुरु थे वो उस टाइम पे ऐसी कास्ट से आते थे जिनको उस टाइम पे नीच कास्ट माना जाता था, ठीक है। ऐसा हमारे समाज में बुराइयां थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को ऊपर की कास्ट की होते हुए एक नीचे कास्ट वाले को अपना गुरु बनाया। तो इससे ये पता चलता है कि वो बिल्कुल भी जाति पाति में विश्वास नहीं रखती थी, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दी। उसके बाद है चैंपियन ऑफ विमेंस राइट्स। मीराबाई लगातार ये कहती थी कि जो महिलाएं होती हैं उनके अधिकार उनको मिलने चाहिए। हर डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, जो वो मतलब आप अगर देखोगे वो बहुत ज़्यादा मतलब भक्त थी भगवान श्री कृष्ण की। और वो फीमेल एम्पावरमेंट की एक सिंबल भी हैं, ठीक है, कि आप अपना जो करना चाहो आप वो कर सकते हो, जो सोसाइटी आपसे करवाना चाहती है वो मत करो। सोशल इक्वलिटी। मीराबाई डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्लूसिव लव। और ये सारे बैरियर हटाकर ये सोसाइटी में इक्वलिटी चाहती थी। ये जो है मतलब कास्ट और सोशल स्टेटस ये सब चीज़ें नहीं सोचती थी, ये सिर्फ भगवान को अपना सब कुछ मानती थी। जो मीराबाई की बातें हैं इससे सोशल इक्वलिटी प्रमोट होती है, भाईचारा प्रमोट होता है। फिर है क्रिटिक ऑफ रिचुअल्स एंड फॉर्मलिज्म। मीराबाई बहुत क्रिटिसाइज करती थी जो भी ये रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस। वो कहती हैं कि आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ भगवान के साथ, आप कोई रिचुअल या कोई सेरेमनी, कोई यज्ञ हवन वगैरह मत करो। कल्चरल सिंथेसिस। मीराबाई
जो भी लिखती हैं, जो चीज़ें उन्होंने कंपोज करी, उससे उनकी भक्ति मोमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक म्यूजिकल और उनकी एक वो इमेज बन गई, वो अपने टाइम की बहुत बड़ी कवित्री बन गई। और उनके जो भजन थे वो गाए जाते थे फोक ट्यून्स में, सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए, और लोग उनको सुनते भी थे अलग अलग बैकग्राउंड के। स्पिरिचुअल लिबरेशन, मीराबाई की जो लाइफ और टीचिंग है वो फोकस रहती थी द अल्टीमेट गोल ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन, यानी कि वो स्पिरिचुअली चाहती थी कि आप सब कुछ अचीव करो, और भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी, प्यार की पावर को वो समझती थी, और एकदम बहुत ज़्यादा वो लीन थी उनके अंदर। लिटरेरी लेगेसी, मीराबाई की जो पोइट्री है, जो उनके डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो आज भी वो मतलब रिलेवेंस है, वो मतलब रिलेवेंट है, और आज भी आप देख सकते हो इंडिया में बहुत जगह पर उनके सॉन्ग्स गाए जाते हैं। समरी में देखें तो मीराबाई का कंट्रीब्यूशन यही था कंटेम्प्रेरी सोशल रिलीजियस लाइफ में। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ये आप लास्ट में लिख सकते हो कंक्लूड करके। To what extent was the Nayankara system central to the administration of the विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर में नयनकारा सिस्टम क्या होता था? नयनकारा सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट था विजयनगर के अंदर, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अच्छे करने के लिए ये सिस्टम लाया गया था। होता क्या है, मिलिट्री लीडर्स होते थे, नयनकार जो होते थे वो विजयनगर किंगडम के अंदर या विजयनगर एम्पायर के अंदर मिलिट्री कमांडर्स होते थे और चीफ होते थे, जो कि विजयनगर की आर्मी को लीड करते थे। इनका मेन जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को मेंटेन करना, अपने एम्पायर को बचाना बाहरी खतरों से। जो नयनकार्स होते थे वो बहुत ज़्यादा मदद करते थे एम्पायर को एक्सपेंड करने में, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन्स चलाने में, नई नई टेरिटरीज कैप्चर करने में, और उनको राजा जो होता था वो इनाम में ज़मीन जायदाद देता था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस। जो नयनकार्स होते थे उनको टेरिटरीज दी जाती थी गवर्न करने के लिए, यानी कि कुछ जगहों पर वो गवर्न कर सकते थे, और आप समझ लो दे एक्टेड एज लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स। नयनकार्स को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर आप मान सकते हो, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, ताकि जो भी उनको जगह मिली है वो अच्छे से वहां पे काम करें। ये डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच जो थी, इससे एम्पायर और स्ट्रॉन्ग हुआ, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज और अच्छे से आप मतलब संभाल पाए। रेवेन्यू कलेक्शन, जो नयनकार्स होते थे वो रेवेन्यू कलेक्शन में लगे रहते थे, उनका मेन ये होता था काम कि एक अच्छे से इनकम मिलती रहे, मतलब जो भी एम्पायर है उसको, राजा को, और जो हमारा जो राजशाही खजाना है, इंपीरियल ट्रेजरी है, वो कभी खत्म ना हो। और रेवेन्यू जो मिलता था नयनकार्स को कंट्रीब्यूटेड थ्रू द ऑल ओवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो ये रेवेन्यू लेकर आते थे उनसे विजयनगर एम्पायर बहुत स्टेबल रहता था। मेंटेनिंग लोकल स्टेबिलिटी, जो नयनकार होते थे इनको जो एरिया दिया जाता था लोकल लेवल पर, वहां के लीगल मैटर्स को भी ये लोग हैंडल कर लेते थे, झगड़े वगैरह सुलझाना, जस्टिस करवाना। नयनकार सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और खासकर ये कृष्णदेव राय जो राजा थे उनके टाइम पर और इम्पोर्टेंट हो गया था। और नयनकारा बेसिकली एक मिलिट्री चीफ या कमांडर होते थे, जो कि एम्पायर में बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन होती थी इनकी। मेनली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने तुम्हें बता दिया भाई, कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द सल्तनत। कुतुब कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली के अंदर है, महरौली के पास, उसका पूरा कैसे डेवलपमेंट हुआ, पहले क्या बना, बाद में क्या बना, ये आपको बताना है। सबसे पहले कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन आता है 1192 से लेकर 1220 तक। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था, और पहली मंजिल जो थी उसकी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट करवाई थी, और बाकी की जो मंजिलें हैं वो उसके सक्सेसर इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। मीनार जो है, कुतुब मीनार, ये एक सिंबल ऑफ विक्ट्री मानी जाती है उस टाइम की, और ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिर आता है अलाई दरवाजा, 1311 से लेकर 1326। अलाउद्दीन खिलजी बहुत पावरफुल रूलर था दिल्ली सल्तनत का, और इसने अलाई दरवाजा बनवाया था, और ये बहुत ही इंप्रेसिव गेटवे था। रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है और वाइट मार्बल यूज़ किया गया है, और इस्लामिक कैलीग्राफी है उसके ऊपर लिखी हुई, और जियोमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए हैं। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क,
ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क बनवाया था। ये मस्जिद जो है ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था। बहुत ही पुराना माना जाता है ये मस्जिद जो है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये मस्जिद को बनाने के लिए हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़कर उनका जो मरबा था उससे उसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसा लिखा है खुद, जहां पर ये मस्जिद है उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर क्लियरली लिखा है 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाया गया था उसके मलबे से। ओके, फिर है आयरन पिलर एंड टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। सो आयरन पिलर, और जो कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बिल्कुल सामने आंगन में ही है। बहुत ही बड़ा एक जाना माना स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। और फिर एक टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश भी है, ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा जो दूसरा रूलर था दिल्ली सल्तनत का। और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने कुछ एक्सपेंशन किया। फिरोज शाह तुगलक जो बाद का रूलर था उसने बहुत सारे रिनोवेशन कराए कुतुब कॉम्प्लेक्स में, और उसने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है वो ऐड किया। द हौज ई शमसी, बहुत बड़ा वाटर टैंक बनवाया इस्लाम से। लेटर एडिशंस एंड रिस्टोरेशंस। सो ये जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है लगातार इसमें रिनोवेशन होता रहा, ठीक है। टॉम्ब बनाया गया एक और इमाम जमीन का भी, ठीक है। और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जेम बर्गेस कंडक्टेड एक्सटेंसिव रिस्टोरेशन वर्क ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो लगातार इसमें कुछ ना कुछ किया जा रहा है, रिनोवेट होता रहता है। मेन जो नाम थे कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो बिल्डिंग्स थी, जो आर्किटेक्चर था, मैंने आपको बता दिया है। इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ द चिश्ती सिलसिला इन द मिडिवल पीरियड। चिश्ती सिलसिला ये क्या है, ये सूफी संत लोग हुआ करते थे और इनको स्टार्ट किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सिलसिला का मतलब होता है एक चेन, जैसे एक शेख होता है फिर उसका कोई मुरीद होता है यानी कि उसका चेला, फिर जब वो शेख मर जाएगा तो उसका जो चेला है वो अगला शेख बन जाएगा, फिर इसका कोई चेला होगा, जब ये मर जाएगा तो फिर ये शेख बन जाएगा, फिर इसका कोई चेला होगा, ये मर जाएगा तो फिर ये शेख बन जाएगा। ये चेन चलती रहती है और इसी चेन को सिलसिला कहा जाता है। और जो ये सरनेम लगाते हैं ये चिश्ती, सोहरावादी, ठीक है, और ये इस तरीके से आता है नाम, कई इनके सरनेम होते हैं। बेसिकली सिलसिले का मतलब आपको मैंने समझा दिया है क्या होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला की ये जो चेन है ये स्टार्ट करी थी मिडिवल पीरियड में। सो चिश्ती सिलसिला बहुत ज़्यादा इसने कंट्रीब्यूशन दिया इस्लाम को फैलाने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लव, टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी की इनकी जो मेन आइडियोलॉजीज थी इन्होंने लोगों तक पहुंचाई। सूफी संत जो होते थे वो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। यूनिटी को मतलब यूनिटी को लेकर ज्ञान दे रहे थे कि हमें एक होना चाहिए। कल्चरल सिंथेसिस, जो चिश्ती संत होते थे were instrumental in bridging cultural gaps between the Central Asian Islamic traditions and the indigenous cultures of South Asia। ये मतलब एक तरीके से ब्रिज बनाना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे, और उन्होंने लोकल कस्टम्स को सीखा, लैंग्वेजेस को सीखा, यहाँ के लोगों को समझा और इस्लाम को बताया, यहाँ के लोगों को इस्लाम क्या है, इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। सोशल वेलफेयर, चिश्ती संत जो होते थे वो जाने जाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। वो अपने खानका बनाते थे, खानका का मतलब होता है जैसे आश्रम टाइप से, और वहाँ पर क्या होता था, चैरिटेबल वर्क भी होता था, लंगर चलता रहता था, है ना। कोई अगर गरीब है वो वहाँ पे आके खाना खा सकता था, और ह्यूमैनिटेरियन वर्क बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे। स्पिरिचुअल गाइडेंस, चिश्ती सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के ऊपर, डायरेक्ट कनेक्शन के लिए, यानी कि कोई बीच में मीडिएटर ना हो, गॉड को आप सीधा एक तरीके से डायरेक्टली आप उनसे बात करो भगवान से। और एक स्पिरिचुअल मतलब इनकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके लिए जाने जाते हैं। ये इस्लाम को बहुत अच्छे से अपने लैंग्वेज में बताते हैं कि क्या है। इन्फ्लुएंस ऑन रूलर्स, चिश्ती संत जो होते थे उनसे रूलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। इवन बड़े बड़े रूलर्स आया करते थे, अकबर भी आता था, और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक भी आता था। बहुत सारे रूलर्स थे जो इनके दरगाह पर जाया करते थे, ठीक है। और समराइज करूं तो चिश्ती सिलसिला बहुत ही क्रूशियल था, सोशियो कल्चरल रिलीजियस, मतलब कई कारणों से ये स्पेशल था मिडिवल पीरियड में। खासकर साउथ एशिया में जब ये चिश्ती लोग जा रहे थे तो ये इस्लाम को फैला रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ कबीर इन मिडिवल सोसाइटी। सो कबीर की जो पोएट्री है उसने रिलीजियस बाउंड्रीज को ख़त्म कर दिया। वो भगवान को एक बताते हैं, वो कहते हैं राम रहीम सब अल्लाह अकबर, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं सब एक ही हैं, यानी कि भगवान हम बना के बैठे हैं, अलग अलग हैं, बट ये कहते हैं एक है।
और उनकी जो वाणी है, जो वो लिखते हैं कबीर, सॉरी जो वो बोलते हैं, वो दोनों को बताते हैं, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी, दोनों को टारगेट भी करते हैं और दोनों को एक करने की बात करते हैं। सोशल रिफॉर्म्स, कबीर ने जो भी आज तक अपनी ज्ञान की बातें करी हैं वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। धार्मिक जो ढकोसले होते हैं, जो नकली चीजें होती हैं धर्म के अंदर, उसके अगेंस्ट है। जो सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, कबीर उसके अगेंस्ट है। ठीक है, सो ये सारी चीजें कबीर के बारे में हैं। और लिटरेरी लेगेसी की बात करूं तो कबीर बहुत बड़े पोएट हैं और उन्होंने कई लैंग्वेजेस में लिखा है, में जो बेसिकली जो है उनकी खड़ी बोली सदूकड़ी भाषा मानी जाती है उनकी, जिसमें वो लिखते थे या बोलते थे। और बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म था उनके लिखने में, यानी कि वो बहुत सिंबलाइज करके चीज़ों को लिखते थे, इन डेप्थ में जाकर वो बताते थे। कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो कबीर का इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और उनके आज भी तुम देखोगे भाई आपकी बुक्स में होते हैं कबीर की वाणी, कबीर के दोहे, हर समाज में हर टाइम में वो रेलेवेंट थे। कबीर जो है वो आज भी रेलेवेंट हैं, उन्होंने बहुत आगे की सोचकर वो सारे दोहे वगैरह लिखे थे अपने। ठीक है, सो ये सारी चीजें। प्रमोशन ऑफ डिवोशन, भक्ति को वो प्रमोट करते थे और वो निर्गुण भक्ति को मानते थे। निर्गुण भक्ति मीन्स ये कहते हैं भगवान की मूर्ति पूजा मत करो, पूजा पाठ मत करो, भगवान को जो है अपने अंदर मानो, आपके अंदर आपका भगवान है। तो भक्ति मूवमेंट के लिए ये बहुत बड़े एक कैरेक्टर थे, आप मान के चलो। और लेगेसी ऑफ यूनिटी, कबीर की जो टीचिंग है, जो भी कबीर ने बातें बताई हैं, वो ये दिखाती हैं कि ये यूनिटी चाहते थे, एक हो सभी धर्मों के लोग, भाईचारा हो सभी के अंदर, और रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आप टॉलरेंस रखो। ठीक है, फिर है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया बिटवीन 12th to 15th सेंचुरी। सो ये जो 12 to 15 सेंचुरी का टाइम है, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था ये आपसे पूछा जा रहा है। सो मिडेवल इंडियन इकोनॉमी की बात करें, सो इस टाइम पे एग्रेरियन थी, यानी कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा पैसा आता था और साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ने लगा था। एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडिया की, हमेशा से ही रहा है, और इंडिया लगातार अच्छा प्रोडक्शन करता था, तो जो सरप्लस होता था, जो एक्स्ट्रा बच जाता था, उसको हम ट्रेड कर देते थे, यानी कि बेचते थे व्यापार करके। रोल ऑफ डायनेस्टीज, तो जो चोला डायनेस्टी है 9th to 13th सेंचुरी तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने मैरीटाइम ट्रेड स्टार्ट किया था, यानी कि समुद्री व्यापार, और इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से लिंक बनाए थे व्यापार करके। और दिल्ली सल्तनत 13 to 14 सेंचुरी, इन्होंने भी ट्रेड बहुत ज़्यादा किया था, रोड से ट्रेड करते थे। और इसके अलावा सिल्क रोड एंड ओवरलैंड ट्रेड, इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था सिल्क रोड का। ठीक है, सिल्क रोड क्या है, ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता था, और यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज, और इससे होता क्या था, मसाले, कपड़े, स्टोन्स, वो सारी चीज़ें इस रोड से बेची जाती थी। और इसके अलावा जब लोग यहाँ मिलते जुलते थे तो वो कल्चरल एक्सचेंज भी होता था, आइडियाज़ का भी एक्सचेंज होता था। मैरीटाइम ट्रेड, सो इंडियन ओशियन जो है, आप अगर देखोगे ये हमारा इंडिया है, नीचे की तरफ ये पूरा इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन में बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, और साउथ ईस्ट एशिया से हमारा ट्रेड होता था, अफ्रीका से ट्रेड होता था, मिडल ईस्ट से हमारा ट्रेड होता था। कुछ कोस्टल सिटीज़ थी जैसे कैलीकट, क्विलोन, कैम्बे, ये बड़ी बड़ी मेजर हब्स बनी, ठीक है, ट्रेड वगैरह के लिए। गिल्ड एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड गिल्ड होते थे, एक ग्रुप होता था व्यापारियों का जिसको गिल्ड कहा जाता था, जो लोग अपना सामान बनाते थे उसको बेचते थे, ठीक है, और ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करते थे। अराइवल ऑफ यूरोपियंस, 15th सेंचुरी तक आते आते यूरोपियन पावर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आने लगी, जैसे पोर्चुगीज सबसे पहले आते हैं, जो कि इस्टेब्लिश करे इन्होंने ट्रेड रूट्स इंडिया की तरफ। वास्को डिगामा कैलीकट में आते हैं 1498 में, और इस तरीके से ये यूरोपियंस लोग इंडियन ट्रेड में इन्वॉल्व हुए। करेंसी एंड बैंकिंग, बहुत सारी करेंसी की फॉर्म्स थी, गोल्ड की करेंसी, सिल्वर की करेंसी यूज में आती थी, और इसके अलावा बैंकिंग प्रैक्टिसेस भी थी इस टाइम तक, ठीक है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इमर्ज हो रहे थे। फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हो गया था, यानी कि पहले क्या होता था, जो जमीन जिसके पास जायदाद ज्यादा होती थी उसको बहुत ऊपर माना जाता था सोसाइटी में। अब क्या है, जो अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स करके पैसा कमा रहा था उसकी वैल्यू ज्यादा होने लगी थी, सो ये डिफरेंस आया। अगला क्वेश्चन है, राइट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ हम्पी। हम्पी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कर्नाटका के अंदर है, इंडिया में।
बहुत ही बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर है इसका। अगर आपने 12th क्लास में कभी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। सो यहाँ पे एक तो विट्ठल टेम्पल बना हुआ है। विट्ठल टेम्पल आप अगर देखोगे बहुत ही बड़ा टेम्पल है, और ये एक मतलब मास्टरपीस है विजयनगर के आर्किटेक्चर का। और इसके ऊपर जो कार्विंग्स की हुई है बहुत ही यूनिक बनाती है इसको, मेजर अट्रैक्शन है। विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी का सबसे पुराना और सबसे पवित्र टेम्पल है, लॉर्ड विरूपाक्ष का टेम्पल। और इसका एक एंट्री गेट बहुत बड़ा है, गोपुरम बना हुआ है, लंबे लंबे यहाँ पे पिलर बने हुए हैं इसके अंदर, और बहुत बार इसमें रिनोवेशन भी हुआ है। हजार राम टेम्पल, ये टेम्पल फेमस है, भगवान राम का टेम्पल है ये, और इसके दीवारों पर रामायण के चित्र बने हुए हैं, रामायण की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, रामायण की मतलब पूरी कलाकारी कर रखी है और कार्विंग्स करी हुई है रामायण की। इसके अलावा अच्युतार्य टेम्पल, ये मार्केट एरिया के पास में है। ये टेम्पल जाना जाता है बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इसकी जो कार्विंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, पिलर्स बहुत अच्छे हैं, और इससे पता चलता है कि विजयनगर के जो क्राफ्ट्समैन होते थे वो लोग कितने टैलेंटेड थे। लोटस महल, ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है। ये इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल का ब्लेंड है एक तरीके से, और ये एक रॉयल प्लेस था, और माना जाता है कि ये क्वींस वगैरह यूज करती थी इसे। एलिफेंट का अस्तबल या स्टेबल, ये एक तरीके से इस तरीके से अस्तबल टाइप से बना हुआ है, और इसके अंदर एलिफेंट्स वगैरह को खड़ा किया जाता था, ठीक है। और इसके अलावा क्वींस बाथ, एक बहुत बड़ा लार्ज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, जो कि माना जाता है क्वीन वहां पर नहाती होंगी, और उस टाइम की इंजीनियरिंग बहुत अच्छी रही होगी। कृष्णा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये भगवान कृष्णा के लिए था ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें भगवान कृष्ण का टेम्पल है, कृष्ण बाजार भी है, और एक टैंक भी बना हुआ है, और बहुत ही अच्छी अच्छी कार्विंग्स की हुई हैं। कार्विंग्स मीन दीवार पर जो कार्व करके कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं उकेर कर, और भगवान कृष्ण की लाइफ के बारे में जो चीज़ें हुई थी वो सब दीवार पर दिखाई गई हैं। हम्पी बाजार, ये मेन मार्केट एरिया है हम्पी का, ठीक है, और यहाँ पे कमर्शियल और ट्रेड सेंटर था ये, यहाँ पे लोग ट्रेड वगैरह व्यापार वगैरह करते थे। सो यही आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और फीडबैक जरूर लिखें। जय हिंद।